भारत ने जब देखा कि शिकस्त हो गई रूस को अफगानिस्तान के अंदर, तो उसने जल्दी से सहारा अमेरिका का लेना शुरू किया। लेकिन अमेरिका के अंदर भी हॉक्स और डव्स मौजूद हैं और उनकी ये अप्रोच थी हॉक्स की कि जनाब जो भारत है वो मौका परस्त है और वो सिर्फ वक्ती तौर पर हमारा दोस्त बन रहा है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि वो लेकिन उससे पहले कॉन्डोलीजा राइस जो कि उनकी खारजा अमूर की वजीर रही और इसी तरीके से फिर हिलरी क्लिंटन आई, दोनों ने ये कहा कि भारत हमारा नेचुरल एलाई। लेकिन इस सब से मुबर्रा असल मसला यह है कि क्या दुनिया ना इंसाफी की बुनियाद के ऊपर और रेटरिक्स के ऊपर जो है वो चलती है? जवाब तो नफी के अंदर है, ऐसा तो नहीं है ख्वाहिशात के ऊपर। क्या ट्रंप ही नहीं थे जिन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फौजों का इनखला की पॉलिसी बनाई? क्या ट्रंप वो शख्स नहीं थे जिन्होंने जाके किम जोंग उन से जो है नॉर्थ कोरिया के जो है वो बॉर्डर के ऊपर मुलाकात भी कर ली और जो है वो मुलाकात बाकायदा अपनी ख्वाहिश पर? उसके बाद क्या वही डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे जिन्होंने पॉलिसी ऑफ रिट्रीट को जो है सीरिया के अंदर अपनाया और रशियन जहाजों के मुकाबले में वहां से फिर अपनी एयरफोर्स को चलता बनाया? तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो अब बात कर रहे हैं वो असल में तमाम का तमाम फोकस जो है, पहली बात है गीदड़ बत्तियों के ऊपर है, दूसरी बात जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है वो जी लगाएं और इस बहाने कोई अमेरिका को पैसे मिलना शुरू कर दें। रूसी सदर पुतिन का जो है रियाद में आना, अपने सखुई जहाजों के मौजूदगी में अपने एस्कॉर्ट लेके वो अपनी एयरफोर्स का वहां लैंड करते हैं, इज दिस नॉर्मल? ये दुनिया में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। जो कल के दोस्त थे वो आज के दुश्मन होंगे और जो आज के दोस्त हैं वो कल के दुश्मन ठहरेंगे। भारत में ये डिबेट है कि हम इसका हासिल क्या करेंगे और फिर उसके बाद देखिए पूरी दुनिया को भी, अंधे को भी पता है कि इस टाइम पे अमेरिका की ये मेहरबानियां चीन को न्यूट्रलाइज करने में लगी हुई है। लेकिन कुछ अरसे के बाद अमेरिका को ये रियलाइज हो जाएगा कि चीन एक हकीकत है जिसको आप जो है साउथ चाइना सी के अंदर भी काउंटर नहीं कर। अमेरिका अपना असला, अपना माल, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उनको बेचना चाहता है और वो ये चाहता है कि किसी सूरत उनको चार पैसे मिल जाएं। इसके अलावा अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हुआ। हमने तो अमेरिका की दोस्ती निभा के खूब मजा चखा है, अब भारत की बारी है, जरा थोड़ा सा तुम भी मजा चख लो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका लानिया देखेंगे। बाकी अहम बातों में कम्पैक्ट का एक इनिशिएटिव लिया गया है। कम्पैक्ट बोले तो कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड एंड टेक्नोलॉजी। क्या इम्पैक्ट होगा इस कम्पैक्ट का? और दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में कई अहम इश्यूज आए, जिनमें एक तहूर हुसैन राणा साहब की हवालगी भी भारत के हवाले से करने का ट्रंप ने ये ऐलान किया। इसके साथ साथ दोनों जो रहनुमा हैं, पहले भी ट्रंप के पहले दौर में भी हाउडी मूडी रैली हो टेक्सास में 2019 की या 2020 फरवरी अहमदाबाद गुजरात में नमस्ते ट्रंप हो, दोनों पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, दोनों ही अपने मखसूस तरह के वोट बैंक को भड़का कर जो है वो आते हैं। ये क्या इम्पैक्ट करेगा खित्ते में? आज हमारे साथ फॉर्चुनेटली मौजूद है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान चेयरमैन है। इसके साथ साथ ये खारजा अमूर, फॉरेन अफेयर्स, IR पर भी बहुत गहरी गिरफ्त रखते हैं। वेलकम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, मैं खैरियत से हूं जी। अब्दुल्ला साहब, कैसे देखते हैं आप ये मोदी के दौरे अमेरिका को और ट्रंप के साथ बातचीत, फिर जिस तरह मुश्तरका एलानिया आया, क्योंकि इनका पूरा एक बैकग्राउंड भी है 2016 से 20 तक ना ट्रंप का, आप इस हालिया पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक ताल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, आपने बड़ा अच्छा बता दिया, हाउडी मोदी का भी बता दिया। लेकिन उस जमाने में आपको याद है कि पाकिस्तान के भी वजीर आजम ने जाके वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया था और उनको भी अच्छा वेलकम दिया गया था। इसलिए एक बात तो तय है कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया थी माजी की या मौजूदा, या वो आपको जो बाइडन मिले या फिर आपको जो है वो बराक ओबामा मिले, हर ने भारत की तरफ झुकाव रखा। और बाइडन इंतज़ामिया में तो आपको मालूम है कि वो दौर था जब ऋषि सुनक जो हैं वो वजीर आज़म थे बरतानिया के, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा। और साथ ही साथ जो है वो भारतीय निजात कमला हैरिस जो थी, कमला देवी हैरिस ये उनका पूरा नाम है, तो वो भी आपको पता है नायब सदर अमेरिका की, और वो तो सदर बनने के लिए तैयार बैठी थी और वो बड़ा उन्होंने कंटेस्ट
किया, अच्छा, लेकिन इस सब में भारत के जो लॉबिस्ट वहां बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, और बिलखसूस जो उनके नीचे स्टाफ जॉब करने वाले, अक्सर जो सेनेटर और कांग्रेसमैन के साथ जो स्टाफ जॉब, जिनको स्टाफर्स कहा जाता है, वो तमाम के तमाम जो हैं, मोस्टली उनमें 90% जो है वो भारतीय निषाद लोग हैं। और आपको ये भी याद है कि बाइडेन के जब हुकूमत आई तो उस टाइम पे कोई 39 की पोस्ट जो थी, और इंक्लूडिंग व्हाइट हाउस के अंदर भी, वो भारतीय लोगों की थी। तो एक दफा जो फिर भारत जो है वो अपना असर और रसूख दिखा रहा है। भारत से भी 25 लाख लोग हर साल जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। हम 8 लाख की बात करते हैं तो जाहिर है वहाँ फिर बड़ा मुल्क है, वहाँ 25 लाख लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं। और फिर ये बात बड़ा जरूरी है उमर साहब जानना कि इसके अंदर आप देख लें कि मुसलमानों के मुल्क तो सारे ही मुल्क जो है वो मुसलमानों के हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वो हम उनको अपना ही कहते हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये हमारे लीडर्स एक हैं, जबकि आपको यूरोप में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाएं, हालांकि वो एक हमारे मेरे ख्याल में जिले से भी छोटा मुल्क होता है, लेकिन वहां लीडर तब्दील हो जाते हैं, हीरोज तब्दील हो जाते हैं। तो भारत के पास जो है कोई और मुल्क नहीं है, एक इंडिया के अलावा उनके पास कोई मुल्क नहीं है। इसलिए हिंदुओं के पास और यहूदियों के पास एक इसराइल और इनके पास एक इंडिया है। इसलिए जो मैं समझता हूं कि ये एक गैर फितरी अलायंस है। उसकी वजह यह है कि इसमें भारत में भी बड़ी ले दे है इस पे। आपको मालूम है कि वो शुरू से एक प्रो सोवियत यूनियन और फिर प्रो रशिया जो है पॉलिसी, उसको जो है वो अपनाए रखा। और आज भी उनके जो बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, वहां डिप्लोमेसी के अंदर जरूरत है कि आप जो है वो रशियन जबान सीखें, ये उनका ऑफिशियल एक स्टांस मौजूद है। तो इसको आप एक रात के अंदर तब्दील नहीं कर सकते। अब भारत ने जब देखा कि शिकस्त हो गई रूस को अफगानिस्तान के अंदर, तो उसने जल्दी से सहारा अमेरिका का लेना शुरू किया। लेकिन अमेरिका के अंदर भी हॉक्स और डव्स मौजूद हैं, और उनकी ये अप्रोच थी हॉक्स की कि जनाब जो भारत है वो मौका परस्त है, और वो सिर्फ वक्ती तौर पर हमारा दोस्त बन रहा है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि वो, लेकिन उससे पहले कॉन्डोलीजा राइस जो कि उनकी खारजा अमूर की वजीर रही, और इसी तरीके से फिर हिलरी क्लिंटन आई, दोनों ने ये कहा कि भारत हमारा नेचुरल एलाई है। और इससे बहुत पहले की अगर बात पे पीछे चले जाएं तो टाइम मैगजीन के अंदर एक बहुत बड़ा कोई 16 पेज का आर्टिकल छपा था, ग्लोबल पुलिसमैन। और वो ग्लोबल पुलिसमैन जो का किरदार, ये 1990 की वस्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आर्टिकल मेरी नजर से गुजरा हुआ है। उसमें उसने भारत को इस इलाके का, ऑस्ट्रेलिया से लेके इस खित्ते के अंदर जो है गल्फ तक, उसको थानेदार बनाया हुआ था। भारत को ये कहीं ख्वाब है, ज़ौम है, इसी की बुनियाद के ऊपर भारत अपनी मिलिट्री की जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी खरीदारी है वो भारत कर रहा है। टाइम हमारे पास कम है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपसे मुस्तफीद हो जाए। ये आप बड़ा दुरुस्त फरमा रहे हैं। ठीक है, वो शुरुआती दौर में नेहरू ने किसी हद तक नॉन अलाइंड मूवमेंट भी चलाई, या सोवियत यूनियन की तरफ झुकाव भी था इंदिरा गांधी का, लेकिन 90s के बाद हम बड़ा एक बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं। अब तो वो क्वाड का हिस्सा है। सर, जो सिविलाइजेशनल इशू है, जैसे मोदी का स्ट्रांग होल्ड है हिंदुत्व वोटर्स, आप जानते हैं, इसी तरह वहां ट्रम्प जो है उनकी भी एक खास तरह की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स भी है। तो ये अब कहा जा रहा है कि ये मोदी ट्रम्प ये एक तरह के इनकी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसका ऑल ओवर ये पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, चाइना के हवाले से हमारे रीजन पर इसका खास इम्पैक्ट तो मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स के मुकाबले में ज्यादा पड़ेगा ना। वो आप सही फरमा रहे हैं कि बाइडेन दौर में भी या उससे पहले क्लिंटन के दौर में भी ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन अब चूंकि दोनों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं और दोनों ही रिटोरिक्स पर खेलते हैं कि कनाडा हिस्सा बन जाए, ग्रीन ऐसा हो जाए, मोदी जो है वो भी रिटोरिक्स के साथ खेलते हैं, तो ये इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, इसका मतलब यह है कि कहीं जो उनके अंदर की सोच है, अवाम के अंदर की जो सोच है, जो कि अब आप देखें ना कि वो रेसिस्ट के ऊपर कहते थे कि हम तो नस्ल परस्ती और उस पर यकीन नहीं करते, तो अभी
रेडनेक अमेरिकन जो थे, क्या उन्होंने नहीं दिया वोट इसको, और कमला हैरिस को नहीं दिया किसी सूरत? तो वहां नस्ल के ऊपर जरूर बात होती है। और भारत के अंदर भी जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, वो एक उनके अंदर का जो कपट है, एक अंदर का जो उनका जो एक कीड़ा है, आप कह लें दूसरे लफ्जों में, वो बाहर निकलता है। अब ये जो कनाडा को अपना बनाना और ये सारी अलास्का की बात करना, अलास्का भी आपको पता है कि उन्होंने रूस से खरीदा हुआ था। लेकिन इस सब से मुबर्रा असल मसला ये है कि क्या दुनिया ना इंसाफी की बुनियाद के ऊपर और रेटरिक्स के ऊपर जो है वो चलती है? तो जवाब तो नफी के अंदर है, ऐसा तो नहीं है ख्वाहिशात के ऊपर। क्या ट्रंप ही नहीं थे जिन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फौजों का इनखला की पॉलिसी बनाई थी? क्या ट्रंप वो शख्स नहीं थे जिन्होंने जाके किम जोंग उन से जो है नॉर्थ कोरिया के जो है वो बॉर्डर के ऊपर मुलाकात भी कर ली, और उनसे जो है वो मुलाकात बाकायदा अपनी ख्वाहिश पर की? उसके बाद क्या वही डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे जिन्होंने पॉलिसी ऑफ रिट्रीट को जो है सीरिया के अंदर अपनाया और रशियन जहाजों के मुकाबले में वहां से फिर अपनी एयरफोर्स को चलता बनाया? तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो अब बात कर रहे हैं, वो असल में तमाम का तमाम फोकस जो है, पहली बात है गीदड़ भभकियों के ऊपर है। दूसरी बात जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है वो धमकी लगाएं और इस बहाने कोई अमेरिका को पैसे मिलना शुरू कर दें। वन ऑफ द रीजन आप देख लें कि F-35 की जो बात हो रही है, ये F-35 पहली बात है कि कोई 82-82.5 मिलियन डॉलर का एक जहाज है। फिर दूसरी बात यह है कि इससे उनको क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, इसको तो बाद में हम बात कर लेंगे। लेकिन असल मसला यह है कि F-35 तो नेटो अलायंस के मुमालिक को दिया जाता था, नॉन नेटो को तो दिया नहीं जाता था। दूसरी बात इसके अंदर जो अहम तरीन है वो इस वजह से कि अमेरिकन जो वॉर इंडस्ट्री थी, उसने अपने ऊपर इतनी कदगने खुद लगा ली कि वो उसका असला दुनिया में बिकना बंद हो गया। और कहा कि जनाब अगर आपको मैं ये टैंक देता हूं M1A1, लेकिन ये आप जो है वो फर्ज करें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने क्या श्रीलंका से जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल करना है? तो इस तरह की जो कदगने हैं वो बाकी दुनिया में जो असला सार बैठे हुए हैं, तुर्किया है, उसमें पाकिस्तान खुद मौजूद है और दीगर यूरोपियन ममालिक हैं, रूस बैठा हुआ है, चीन बैठा हुआ है, वो ऐसी कदगने नहीं लगाते। इसलिए अब अमेरिका जो है उसको ये पता चल गया कि उसकी जो 67% इंडस्ट्री है वो तो है सर्विस इंडस्ट्री। अब सर्विस इंडस्ट्री में वो ये है कि जी घास काटा है किसी की, पिज्जा डिलीवरी कर दी, जो है वो पेस्टिसाइड जो है कंट्रोल कर लिया। इन चीजों पे मुल्क की मईशत नहीं चला करती। मुल्क की मईशत जो है वो इंडस्ट्री से चली जाती है, और अमेरिका की इंडस्ट्री जो है वो चाइना और जापान की इंडस्ट्री के मुकाबले में वो मसनूआत मियारी और इतनी कम कीमत नहीं बना सकती। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि वो अपनी वॉर इंडस्ट्री को प्रमोट करें और वो अपना असला जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को बेचें, न्यूक्लियर प्लांट्स बेचें और दीगर चीजें, ताकि किसी सूरत जो है उनका दाना पानी चलता रहे। इसी वजह से सऊदी अरब के लिए भी उन्होंने कहा कि 600 बिलियन पहले कहा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 1000 बिलियन तक जो है हमारा जो है वो ये ट्रेड होगा तो फिर बात बनेगी। अब दुनिया उनके, मैं आखिरी बात आपकी गुजारिश, तो दुनिया अमेरिका और भारत की ख्वाहिशात पर नहीं चलेगी। इससे यह होगा कि पाकिस्तान समेत मुतअद्दद मुमालिक इंक्लूडिंग अरब वर्ल्ड, वो इनसे दूर हो जाएगी। अभी आप मुझे ये बताइए उमर साहब, आप तो बड़े समझदार आदमी हैं, आपने कभी सऊदी फरमारवा या उनकी फैमिली से या सऊदी हुकूमत की जानिब से कभी अमेरिका के खिलाफ जो है कोई बात सुनी? आपने देखा कि अभी मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं शहजादा, उन्होंने क्या सख्त नाम लेके डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो कहा और फिर अपनी तारीख बताई कि हमारी जो है बहादुरों की तारीख है। ये कोई मामूली बात नहीं है। रूसी सदर पुतिन का जो है रियाद में आना, अपने सखुई जहाजों के मौजूदगी में अपने एस्कॉर्ट लेके वो अपनी एयरफोर्स का वहां लैंड करते हैं, इज दिस अ नॉर्मल थिंग? ये दुनिया में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। जो कल के दोस्त थे वो आज के दुश्मन होंगे, और जो आज के दोस्त हैं वो कल के दुश्मन ठहरेंगे। जी अब्दुल्ला साहब, बड़ा अच्छा आपने हता किया। अब ये फरमाइएगा कि इंडिया के अंदर है वो कई ऐसी पॉलिटिकल टेंडेंसीज हैं
जो ये कहती है कि हमें मुकम्मल तौर पर नहीं एक पल्ले में गिर जाना चाहिए। यानी मोदी जो भी है तीसरी टर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कई फंडामेंटल्स को नहीं टच कर पा रहे अपनी ख्वाहिश के बावजूद, जो नेहरू दौर में सेटल हो गए। यही वजह आप बेहतर जानते होंगे, आज भी सबसे बड़ा डिपेंडेंट वो रशिया पर ही है अपने असले को लेकर। तो अब ये मजीद आपके ख्याल से निकलेगा मोदी दौर में बहुत ज्यादा टेंट हो जाएगा, रशिया का भी जो थोड़ा बहुत हिसार है असले को लेकर इंडिया के साथ ताउन, वो कम होकर अमेरिका के साथ ज्यादा होगा, या ऐसा नहीं होगा, फंडामेंटल्स को चेंज नहीं मोदी कर पाएंगे? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का और उसके असले का, रूसी असले का, पहली बात है कीमत में ही बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी बात यह है कि भारतीय फौज जो है उसकी ट्रेनिंग अव्वल रोज से जो है वो रूसी साख्त के असले के ऊपर हुई है। उसके पास वो सिमुलेटर नहीं है। ये नहीं है कि जहाज खरीद लिया तो सुबह जनाब पेट्रोल डाला और मैंने उड़ा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर उसकी कॉस्ट होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, उसकी लाइफ सर्विस जो है वो देखी जाती है, उसके जो डील देखी जाती है कि क्या अब आप इससे बात कर लें। S-400 मिसाइल रूसी डिफेंस सिस्टम मौजूद है। S-400 मिसाइल सिस्टम की मौजूदगी में क्या F-35 जो है वो लिया जाएगा? तो फिर लेडर रेडार जो है वो तो उसको देख लेगा, तो फिर वो जो उनकी मिथ है F-35 के मुतालिक वो तो टूट जाएगी। फिर पर कॉस्ट जो है, छोटा सा तखमीना बता दूं, 40,000 अमेरिकी डॉलर फी घंटा है F-35 की परवाज की कीमत, जबकि उसके मुकाबले में ये 10 साल लगेंगे, तकरीबन 12 साल लगेंगे इसको इंडक्ट होते हुए। और चाइना अभी चेंगडू कंपनी का जो उन्होंने J-35 जहाज बनाया है, आपको पता है स्टेल्थ उनका है, इंतहाई उसको वो जो है पॉपुलैरिटी मिली। 6th जनरेशन जहाज है वो, 6th जनरेशन। और ये बात कर रहे हैं 5th जनरेशन। पाकिस्तान के पास इस टाइम पे ऑलरेडी 4.5 जनरेशन जहाज मौजूद है, जो कि इंडिया के तेजा के मुकाबले में जो है वो 4th जनरेशन है। और उसके ऊपर भी जो 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो तो दूसरे लफ्जों में तबाह बर्बाद हो गया। उनकी तो अपनी एयरफोर्स के चीफ जो है वो उनको लान तान कर रहा है और बता रहे हैं कि तेजा का प्रोजेक्ट जो है 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उसको तो अभी तक जो है परवान ही नहीं चढ़ा। देखें, असल मसला यहाँ यह है कि इसके मुकाबले में फिर और भी बहुत सारे जहाज हैं जिनको देखा जा सकता है। जैसे कि आपके सामने है वो राफेल जेट है, Su-57 है, सखुई जो है, फिर स्वीडिश जो है वो ग्रिपन मौजूद है, फिर इसी तरीके से यूरोफाइटर है, और फिर टाइफून है, F-15EX अमेरिकन मौजूद है। और ये निस्बतन कम सस्ते जहाज हैं। और F-22 रैप्टर मौजूद है। Why we have to go towards F-35 लाइटनिंग? देखें, ये बात है जो भारत के अंदर इस टाइम पे डिबेट शुरू हो गई, जिसका आपने जिक्र फरमाया। भारत में ये डिबेट है कि हम इसका हासिल क्या करेंगे। और फिर उसके बाद देखिए, पूरी दुनिया को भी, अंधे को भी पता है कि इस टाइम पे अमेरिका की ये मेहरबानियां चीन को न्यूट्रलाइज करने में लगी हुई हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद अमेरिका को ये रियलाइज हो जाएगा कि चीन एक हकीकत है जिसको आप जो है साउथ चाइना सी के अंदर भी काउंटर नहीं कर पाए। अभी ये था कि नैन्सी पेलोसी, आपको याद होगा कि जब वहां गई, उसने ताइवान का दौरा किया, तो चीन ने कहा हम शूट डाउन कर देंगे उसका जहाज। ये कितनी बड़ी बात थी। उसके नतीजे में बकायदा एयरफोर्स की, जो उनकी अमेरिकन एयरफोर्स थी USAF, उसकी मौजूदगी के अंदर उनको प्रोटेक्शन दी गई और उनका जहाज उतारा गया। और 9 किलोमीटर के फासले के ऊपर सिर्फ ताइवान से बहरी जंगी जहाज जो थे वो चीन के वो मंडला रहे थे। तो ये तो आलम था उस टाइम पे, एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया था। इसलिए जो अमेरिका है उसको ये बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा। आप यही देखें, अभी किसने फोन किया सदर पुतिन को? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन किया। तो फिर क्यों किया? अब आप समझे, बहुत जल्द आपको ये चीन के साथ भी इनके मामला ठीक होते नजर आएंगे। और जिस दिन चीन के साथ खड़ा हो गया तो भारत के ऊपर ये मिसाल सही साबित हो जाएगी कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आपके पास, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, दो मुख्तलिफ से सवाल ये। एक, हमें कुछ अरसे से नजर आ रहा था कि अमेरिका और कनाडा में कई खालिस्तानी लीडर्स के हवाले से पोजीशन ली जा रही थी। अब चूंकि अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो पतवंत सिंह पन्नू की बात की जाती है। बेशक वो उस तरह वहां मकबूल ना हो, लेकिन फिर भी वो एक वॉइस है वहां खालिस्तान की। ऐसे एलिमेंट्स को क्या टाइट किया जाएगा ट्रंप इंतजामिया के दौर में, या इनको ओपन ही रखा जाएगा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में कनाडा ने एक सोच तो बता दी है। देखिए ना, ये बात इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जस्टिन ट्रूडो ने बकायदा रॉ की इन्वॉल्वमेंट और भारतीय जो हुकूमत है उसकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से नापसंदीदा करार दे के पर्सोना नॉन ग्राटा करके उसको निकाल बाहर किया, और उनके ऊपर बकायदा एक केस है। इसी इसना के अंदर जो है कतर के अंदर 8 लोगों को एस्पियनाज के ऊपर जो है वो फांसी के जो है वो कतर ने सुना दी। फिर तीसरी तरफ अमेरिका के अंदर खुद जो है वो ये काम शुरू हो गया, और एक पूरी रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। तो अमेरिका में देखें, सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है भारत के लिए। जहां वो मोदी और उसकी मुलाकात हो रही है, एक तरफ भारत के अंदर जो तारकीन वतन है जिनको देश निकाला दिया गया है, दूसरे लफ्जों में 18,000 लोग हैं जिनको उन्होंने वापस लाना है, जबकि इसकी असली तादाद जो है वो 5,37,000 भारतीय बाशिंदे हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, और उसमें भारतीय तादाद जो है वो 10% बनती है टोटल दुनिया की। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि इसके ये जो ग्रे एस्पेक्ट्स हैं इनके ऊपर भी बात करें। फिर भारत किस कीमत पे करेगा? देखें, एक तरफ भारत की जो ट्रेड है वो चल रही है चाइना के साथ। अब भारत और चाइना साथ खड़े हैं, एक्साइज चेन के ऊपर उनका प्रॉब्लम भी है। उसके बाद लद्दाख के अंदर उनको जो है डंडों से मार भी पड़ी है, फिस्ट फाइटिंग हुई है, और 67 उनके जो सोल्जर्स थे भारतीय वो उनको मार दिया गया। अब ऐसी सूरत के अंदर एक तरफ वो ट्रेड भी चला रहे हैं। भारत बहुत समझदार मुल्क है, ऐसी बात नहीं है, बड़े काइयां लोग हैं, उनको पता है कि चीन के साथ ये मखासमत उनको महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि चीन के आप जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। और उसकी सबसे बड़ी वजह है SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का भारत मेंबर है, ब्रिक्स बैंक का भारत मेंबर है। ऐसी सूरत में आप मुझे बताएं कि वो क्या चीन के साथ हेड ऑन ले लेगा अमेरिका की ख्वाहिश के अंदर? अमेरिका को बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा कि भारत जो है वो उनको धोखा दे रहा है, और आप फिर देखिएगा अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना एक राइजिंग पावर है। पाकिस्तान और चाइना का अलायंस नेचुरल है, और ये नेचुरल अलायंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वो रास्ता है जो उसको एक्सेस फराहम करता है दुनिया के 90% जो मादनियात की मंडी है सेंट्रल एशिया उस तक, और गवादर पोर्ट तक लेके जाता है, जो कि कॉस्ट उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की कट कर देता है। ऐसी सूरत में चाइना कभी भी भारत के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता, जबकि खास तौर पे चाइना और भारत का आपस में 36 का आंकड़ा माजी से मौजूद है। नेशंस की जो मेमोरी होती है उसको एक दिन में अरेज नहीं किया जा सकता, ये मेमोरी हॉन्ट करती है। और ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि इस टाइम पे ये सिर्फ लफ्जी बातें हैं। अमेरिका अपना असला, अपना माल, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उनको बेचना चाहता है, और वो ये चाहता है कि किसी सूरत उनको 4 पैसे मिल जाएं। इसके अलावा अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हुआ। हमने तो अमेरिका की दोस्ती निभा के खूब मजा चखा है, अब भारत की बारी है, जरा थोड़ा सा तुम भी मजा चख लो। अब्दुल्ला साहब, जाते जाते आखिरी सवाल काइंडली रहनुमाई कर दीजिए। ये जो तहूर हुसैन राणा साहब की बात की गई जी कि इनको इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा मुंबई टैक्स को लेकर, तो ये एक पुराने इस तरह वाकये को, पुराने जख्म को बुनियाद बनाकर इस हवालगी को कैसा देखते हैं? तहूर हुसैन राणा इंडिया आएंगे, इंडिया में वो ट्रायल चलेगा, फिर से वो पाकिस्तान को इस तरह इल्जाम लगाने की बात की जाएगी, ये क्या देखते हैं इस सारे? देखिए, ये तो बात हकीकत है कि पाकिस्तान की जो कोर ऑफ डिप्लोमेट है वो कमजोर है। ये तो आपको मालूम है कि हम बड़ी बड़ी जंगें, मैदान जंग में तो हमेशा जीतते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब भी बात आई सिफारती मैदान में, वहां मासवाए आगा शाही साहब के मुझे कोई खातिर खा कामयाबियां नहीं नजर आती। ये बातें जो हैं कि किसको इस तरह से, तो मादी के अंदर वो कश्मीर सिंह भी था, सुरबजीत सिंह भी था, फिर हमने जब उनको जो है वो जब गए तो फिर क्या हुआ, भारत ने उनको जो है वो बेहतरीन जो है वेलकम किया। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि जनरल राहील शरीफ के दौर के अंदर मई का महीना था,
गालिबन 10 मई था या क्या था, जिस दिन उन्होंने मौत के परवाने पर कुलभूषण के दस्तखत कर दिए थे। कुलभूषण को आप फांसी क्यों नहीं लगाते? आप देखें ना, जो एक आदमी टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, आपने इतने साल, ये 10 साल से ज्यादा गुजर गए, आपने कुलभूषण को फांसी नहीं लगाई। जब तक आप नहीं लगाएंगे तो तब तक आपको उस सुषमा स्वराज जो कि फॉरेन मिनिस्टर थी भारत की, अब तो वो मर गई है, लेकिन उसने क्या बोला था कि कुलभूषण भारत माता का बेटा है और भारत माता इसको हर हालत में प्रोटेक्ट करेगी। आप देख लें, आज तक वो उसका, सुषमा स्वराज का ये कॉल जो है, ये तो सच्चा साबित हो रहा है। अब पाकिस्तान जब तक ये काम नहीं करेगा, अजमल कसाब को आप देखें, उन्होंने वो मार के फारिग किया, तो फिर पाकिस्तान कब करेगा? बात तो यह है कि जब अपना, हमारा कसूर है कई चीजों में, हमें उस पर नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन ब्लेम गेम का ये तरीका, तहूर हसन राना साहब का, ये जो मामलात हैं ये चलते रहेंगे। आप यासीन मलिक साहब की फिक्र करें, उनको उन्होंने सजाए मौत दी भी है। ये एक हुर्रियत के हवाले से और कश्मीरियत के हवाले से एक बहुत बड़ा खुदा न खास्ता जख्म लग सकता है, जिसके असरात आपको फिर आने वाले वक्तों में, आने वाली कई दिहाइयों में भुगतने पड़ेंगे। इसलिए मेरा जाती ख्याल यह है कि हमें अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को असर-ए-नौ इसका जो है वो जायजा लेना पड़ेगा, रीवैम्प करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को, और साथ ही साथ जो है हमारी हुकूमत जो है, बजाय इसके कि वो लकीर की फकीर रहे, उनको जो कहा जाए वो करे, कभी वो खुद भी अपनी कोशिश करें और खुद अपने ज़हन और अपनी शऊर से भी सोचें और इन मामलात को टैकल करने के लिए एक जामे कश्मीर पॉलिसी वाज़े करें, ताकि एक यूनाइटेड कश्मीर पॉलिसी हो। उस फ्रेमवर्क के तहत, चाहे कल को आप आए हुकूमत में या मैं आऊं, हम उस फ्रेमवर्क को जो है फॉलो करते हुए कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का पहरा दे सकें। ये चीजें जो इवेंट्स होते हैं, चाहे वो पुलवामा का हो या तहूर हुसैन राना का हो या वो जो है वो मसूद अजहर का हो या कोई हाफिज सईद का हो, ये चीजें चलती रहती हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वक्ती होती हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो चीजें होती हैं वो अहम होती हैं, उन पे काम करना चाहिए। आप देखिए कि खास तौर पे एससीओ का, और फिर इसी तरीके से जो हमारे पास ट्रंप कार्ड हमारे पास मौजूद है, जो आपकी कैजा 1000 जो प्रोजेक्ट है, जो बिजली का मंसूबा है, और इसी तरीके से हमारा टैपी का मंसूबा है जिससे भारत को भी गैस मिलनी है, हम उसके ऊपर तवज्जो दें और भारत के वो एक्सेस रूट्स सेंट्रल एशिया से काट दें और उनके हर किस्म की तिजारत बंद कर दें, जब तक कि वो पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात नहीं करते और कश्मीर को बायलैटरलिज्म से जो है वो एक इंटरनेशनल मामला नहीं डिक्लेयर करते। क्योंकि ये बात तो तय है कि ये एक इंटरनेशनल फेयर मामला था। हमें लाहौर डिक्लेरेशन से, शिमला मुआहदे से, हमें जो है ताशकंद मुआहदे से बाहर आना पड़ेगा और हमें बायलैटरलिज्म के इस नारे को जो है वो खत्म करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। जिस तरह से सिंध ताक मुआहदा हमने जो कर डाला, आज तक पाकिस्तान जो है ब्यास और सतलज को रोता है, और हमारे जो पानी का जो एक मसला, जो दुनिया में इस टाइम पे 2.7% पानी फ्रेश वाटर इंसान के पीने के लिए रह गया है, और तीसरी जंग अजीम आप तो जानते हैं कि वो किसी ना टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए होंगी, ना वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए होंगी, ना वो रिलीजियस एक्सपेंशनिज्म के लिए होंगी, बल्कि वो पानी के ऊपर होंगी। तो बेहतर यह है कि प्यासा होने से पहले हमें इन मामलात के ऊपर जो है मजबूत अंदाज के अंदर अपनी हिकमत अमली तय करनी चाहिए और आवाम को मुत्तहद, मुनज़्ज़र और मुतहर्रिक करना होगा। बिल्कुल सही हो गया अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला साहब की बातों का क्रक्स किया जाए, समरी की जाए तो बहुत अहम बातें कि नेशंस का हाफजा इतना कमजोर नहीं होता कि फौरी तौर पर मिट जाए, और ये खारजा अमूर का एक अहम ये असूल होता है, चाहे वो इंडिया अमेरिका को लेकर हो, पाकिस्तान चाइना को लेकर हो। फिर उन्होंने फितरी गैर फितरी तहदों की बात की, और सबसे अहम बात ये कि पाकिस्तान को अपना आप मजबूत करना पड़ेगा। अपने आप को मजबूत करेगा पाकिस्तान तो जाहिर बात है फिर ही, जिसने उन्होंने हवाला दिया कि कश्मीर को बायलैटरल से उठा निकाल कर इंटरनेशनल इशू बनाना पड़ेगा, इसके लिए पाकिस्तान को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक मरतबा फिर मुस्तफीद हुए हम आपकी रहनुमाई से, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।